कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से मुलाकात की और मांग की कि ओबीसी वर्ग में बिश्नोई समाज को आरक्षित किया जाए और जो भी बेनिफिट्स ओबीसी वर्ग को मिलता है वो बिश्नोई समाज को भी मिले। हमारे साथ खुद बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं कुलदीप बिश्नोई जी। उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई और कितनी पॉजिटिव रही मुलाकात। सर, कल आप अमित शाह जी से मिले, जिस तरीके से आपने ट्वीट किया कि उनसे मिलना एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलना जिसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, कल आपकी बातचीत भी क्या पॉजिटिव रही? जो मांग लेकर आप पहुंचे थे, क्या वो मांग भी उन्होंने सुनी और समझी और क्या प्रतिक्रिया दी? देखिए, बहुत बढ़िया मुलाकात रही और मैं इतना प्रभावित तो मैं और भव्य हमेशा से उनसे रहे हैं, लेकिन कल की मुलाकात से मैं कहीं गुना ज़्यादा इज्जत मेरे मन में उनके प्रति बढ़ी, क्योंकि लगभग पौना घंटा वो मेरे साथ बैठे। चाहे वो ओबीसी की बात थी, चाहे वो हरियाणा की राजनीति की बात थी, चाहे राजस्थान की राजनीति की बात थी, हर चीज़ हर पहलू को जानते समझा, तर्क वितर्क किया और पॉइंट नोट भी किए। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि इतना बड़ा लीडर एक एक बात को सुनता है और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको लिखता भी है। तो बड़ा प्रभावित हुआ और कल मीटिंग हमारी बहुत पॉजिटिव रही। सर, अगर बिश्नोई समाज ओबीसी वर्ग में शामिल हो जाता है या आरक्षण मिल जाता है तो जनता को जरूर बताएं कि क्या बेनिफिट्स मिलेगा और आप ये मांग क्यों लेकर सामने आए हैं, क्योंकि पहले भी आप इस समाज को लेकर बहुत सारी बातें कहते आए हैं और इसके लिए आप काम भी करते आए हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में भी, हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में आप एकदम एक्टिव होकर कामकाज करते हैं। तो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे जनता को कि अगर आरक्षण मिलता है तो उनको फायदा होगा? देखिए, हमारे समाज निसंदेह अगर आरक्षण ओबीसी में हम आते हैं तो इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान तो कुछ है नहीं और फ़ायदे बहुत हैं। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र है, चाहे वो रोज़गार क्षेत्र है, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट नौजवानों को मिलने वाला है और हमारे समाज को ये आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बिश्नोई समाज बहुत ही बैकवर्ड रहा है समाज हमारा, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं और उतना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं, परिवार बड़ा होता है समाज तो इतना बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो रोज़गार, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, देश को फ़ायदा है कि देश का नौजवान शिक्षित होता है और रोज़गार में इसलिए फायदा, अच्छी शिक्षा लेगा तो बड़े ओहदे बड़े पद मिलेंगे, तो इसलिए ओबीसी में आना बहुत जरूरी है। सर, भव्य बिश्नोई युवा नेता, जिस तरीके से हमने हरियाणा में देखा भी कि उन्होंने चुनाव के दौरान भी जिस तरीके की पर्सपेक्टिव को सामने रखा, उभरता हुआ नेता के तौर पर नजर आए और क्योंकि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी उस तरीके का है तो ऑब्वियसली गाइडेंस की कोई कमी नहीं होगी। सामने नाम आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, भव्य को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। एक तो शादी होने वाली है और उसके साथ ही साथ देश के प्रति भी जिम्मेदारी। कैसे देखते हैं इसको? अगर भव्य को जिम्मेदारी मिलेगी तो वो कितना खरा उतरेंगे उस चीज पर? देखिए, भव्य खरा उतरेंगे उसमें तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं, बिकॉज ये स्कूल में टॉपर रहा है, कॉलेज में टॉपर रहे हैं, हेड बॉय स्कूल में, हेड बॉय कॉलेज में, स्पोर्ट्स में, मतलब बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है। वो तो हर एक को मिलता है, वो बता ही देता है। लेकिन इससे भव्य से ज़्यादा मैं समझता हूँ बीजेपी को लाभ है, क्योंकि हमारे बिश्नोई समाज को अभी तक बीजेपी ने कोई बड़ा ओहदा पूरे देश के अंदर नहीं दिया है, खासतौर पर मंत्री पद जैसा ओहदा। तो अगर बिश्नोई मंत्री बनता है भव्य बिश्नोई, तो हमारे राजस्थान में 37 विधानसभा और 7 लोकसभा बिश्नोई समाज डोमिनेट करता है। तो वो सारा का सारा बिश्नोई समाज खुश होगा और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में एक तरफा वोट बीजेपी को पड़ेगा। और जो बिश्नोई समाज के बाहर का भी हमारा जो वोट बैंक है, चाहे वो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का है या मेरा है, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है या राजस्थान है, उनमें खुशी की लहर होगी, वो वोट भी ट्रांसफर होगा बीजेपी को। तो इसमें भव्य को मंत्री बने, बीजेपी को लाभ ही लाभ, एक शिक्षित लड़का मिला और एक, जैसा मैंने कहा, हमारा वोट बैंक ट्रांसफर होगा। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि 2024 को लेकर हरियाणा तैयारी कर रहा है, बीजेपी तैयारी कर रहा है, क्या आने वाले दिनों में आपको कोई रैली करते हुए हम देख सकते हैं? क्योंकि सामने चुनाव है तो जनता के बीच तो उतरना होगा। बिल्कुल, मैंने 2 रैलियां की प्रार्थना माननीय अमित शाह जी से करी थी, एक हरियाणा में, एक राजस्थान के अंदर, और मुझे उन्होंने कहा कि जल्दी मुझे डेट देंगे। और मैं आपको आज मीडिया के माध्यम से दावा करके जाता हूं जनता के विश्वास पर कि 2022-23 में जितनी भी रैलियां, बड़ी रैलियां माननीय मोदी जी की और अमित शाह जी की हुई है, उनसे बड़ी रैली ये दोनों करके हम लोग दिखाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को कहा कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और अगर ये लागू होता है तो देश में जितने भी लोग हैं उनके लिए वन नेशन वन लॉ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विपक्ष हमलावर है, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर काफी ज्यादा टारगेट कर रही है सरकार को। आप पहले कांग्रेस से भी जुड़ाव रखते थे, कैसे देखते हैं यूसीसी को? अगर लागू होता है तो देश की जनता को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यूटीसी निसंदेह, यूटीसी इज एन एक्सीलेंट थिंग। मैं समझता हूँ ये वन नेशन वन लॉ, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि सद्बुद्धि रखिए, आपका हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए।
कोई काम अच्छा होता है तो अच्छा बताइए ताकि लोगों में आपका विश्वास बने। और कितना खत्म होगी कांग्रेस पार्टी। लोग हम कांग्रेस हमने क्यों छोड़ी? मैं छोड़ गया, सिंधिया साहब छोड़ गए, जतिन प्रसाद छोड़ गए, बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी मानसिकता सिर्फ विरोध की है। अच्छा करो तो विरोध, बुरा करो तो विरोध। तो बुरा विरोध ही विरोध कर रहे हैं। आप बताइए कि आप देश के, आपकी सरकारें थी, आपने देश में यूटीसी लागू क्यों नहीं किया? जो चीज़ें आप लागू करना चाहते थे नहीं कर पाए, वो माननीय मोदी जी ने करी, आप फिर विरोध कर रहे हैं। जो बातें आप इम्प्लीमेंट करना चाहते, चुनाव हो गए, जो किसी कारण रुके, हमने इम्प्लीमेंट की, उसका विरोध करते हैं। तो विरोध नहीं है, हमें देश को बारे में सोचना है कि देश आगे कैसे बढ़ सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में मैं फ़ख्र से कह सकता हूं कि हमारा देश आज दुनिया के मानचित्र पे सबसे आगे है। ये बड़े प्राउड की बात। और जनता आने वाले समय मैं समझता हूं समझदार है, चाहे वो विधानसभा चुनाव है चाहे लोकसभा चुनाव, वो मोदी जी की याद मजबूत करेगी ताकि देश मजबूत हो। सर, आपकी दूरदर्शिता से मुझे एक सवाल सामने आया है मेरे मन में। जिस तरीके से हमने देखा कि हरियाणा कांग्रेस जो है, गुटबाजी की खबर लगातार आती है। आज एक खबर निकलकर सामने आई कि नए प्रभारी बनाए गए हैं। शक्ति सिंह गोयल का तबादला हो गया, गुजरात भेज दिया गया उनको वापस, और नए प्रभारी बनाए गए हैं दीपक बाबरिया जी। वो लगातार कह रहे हैं कि वो तमाम खेमों को, जो सूत्र बताते हैं, जिस तरीके से हुड्डा खेमा, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, ये तमाम लोग अलग अलग डिवीजन वाइज दिखते हैं। चंडीगढ़ में भी उन्होंने मुलाकात की और अभी शायद दिल्ली में भी वो बहुत सारी मुलाकातें करेंगे। सबको एकजुट लेकर हरियाणा में 90 के 90 सीट हासिल करेंगे, ये दावा कर रहे हैं। आपको लगता है ये संभव होगा? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और कांग्रेस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं। कांग्रेस पार्टी जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीड करेंगे, कांग्रेस पार्टी का मैं लिख के दे सकता हूं, कभी सरकार नहीं बन सकती। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी सरकार पिछली बार हटी तो वो एंटी कांग्रेस वोट नहीं था, एंटी हुड्डा वोट था। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिवाय प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा कोई काम नहीं किया। भूमाफिया सरकार लोग कहते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त है। ईडी के केस भूपेंद्र हुड्डा पे है, सीबीआई के केस भूपेंद्र हुड्डा पे है, इनकम टैक्स के केस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है। भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी को चेहरा बना के आपने आगे किया हुआ है, तो सरकार लोग कैसे वोट देंगे? लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो। अगर भ्रष्टाचारी कोई वोट आगे लेके आओगे तो लोग कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? तो कांग्रेस है नो फ्यूचर। और जहाँ तक कांग्रेस गुटबाजी की बात है, वो 7 जन्म खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हर आदमी वहाँ मुख्यमंत्री का दावेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, पॉजिटिव मुलाकात थी, और उसके साथ ही साथ हरियाणा की राजनीति से के साथ ही साथ देश की राजनीति पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।